आज हम पावर जनरेशन विषय में थर्मल पावर प्लांट्स चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के स्थान के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तापीय शक्ति संयंत्र का चुनाव करते समय हमें निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। शक्ति संयंत्र का चुनाव, स्थान का चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि उससे उत्पादित होने वाली विद्युत के कीमत पर सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। विद्युत उत्पादन की कीमत स्थान चयन पर निर्भर करती है। साथ ही संयंत्र सुचारू रूप से बिना किसी व्यवधान के लंबे समय तक कार्य कर सके, इसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना आवश्यक होता है। स्थान चयन में हम निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पहला बिंदु है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तापीय शक्ति संयंत्रों में ईंधन के रूप में मुख्य तौर पर कोयले की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि हम ईंधन के तौर पे गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन उससे तापीय शक्ति संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की कीमत वर्तमान परिस्थिति में अधिक होती है। कोयले से विद्युत उत्पादन सस्ता होता है। 400 मेगावाट वाले तापीय शक्ति संयंत्र में 500 से 5000 से 6000 टन कोयला प्रतिदिन काम में लेते हैं। इतनी अधिक मात्रा में कोयला काम में लेने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। इसलिए जितना संभव हो सके तापीय शक्ति संयंत्रों को कोयला खानों के निकट ही स्थापित करना चाहिए। इससे शक्ति परिवहन की लागत में कमी आती है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी तरह का व्यवधान होने से भी बचा जा सकता है। अगर ऐसा संभव नहीं है कि हम खदान के पास में पावर प्लांट लगा सकें, तो हमें कोयला क्षेत्र जहाँ से कोयला उत्पन्न होता है और पावर प्लांट के बीच रेलवे स्लाइडिंग बनानी चाहिए, जिससे कोयला वैगन्स के द्वारा बिना किसी व्यवधान के प्लांट तक पहुंचाया जा सकता है। अर्थात कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेसिफिक पावर प्लांट के लिए ही रेल स्लाइडिंग होगी, तो हम कम से कम व्यवधान में कोयले को पावर प्लांट तक पहुंचा पाएंगे। तो शक्ति संयंत्र में स्थान चयन का पहला बिंदु है और मुख्य बिंदु है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा बिंदु शक्ति संयंत्र के चयन के लिए होता है नेचर ऑफ लैंड। पावर प्लांट के स्थापना के लिए
और वहाँ के ऑपरेशन में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें काम में आती हैं। तो जो मशीन लगाई जाती हैं और जो मशीन ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, तो उनके डेड लोड को सहन करना, साथ ही मशीनों के ऑपरेशन के कारण जो फोर्सेज डेवलप होते हैं उनको फाउंडेशन तक ट्रांसमिट करना, ऐसे गुणों को आधार करते हैं। मिट्टी के चुनाव के लिए ऐसे गुणों का ध्यान रखते हैं। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए पावर प्लांट वाले स्थान पे। ज़मीन का प्रकार इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी बीयरिंग कैपेसिटी न्यूनतम 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होनी ही चाहिए। कॉस्ट ऑफ लैंड। शक्ति संयंत्रों के लिए बहुत ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीनें तो लगाते ही हैं, इसके अलावा हमें जो एश डिस्पोजल करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है। एक साल में ही करीबन 8-10 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता हो सकती है। एश डिस्पोजल के लिए बड़े प्लांट के लिए 4-5 एकड़ की आवश्यकता होना सामान्य बात है। तो अगर कोई प्लांट 50 साल कार्य करता है तो हमें 250-300 एकड़ ज़मीन तो कम से कम आवश्यक होती है, और इससे अधिक हो तो भविष्य में विस्तार के लिए संभावनाएं रहती हैं। बड़े शहरों में बड़े संयंत्र शहरों के बीच में लगाना मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ ज़मीन की कीमत अधिक रहती है। इसलिए जो ज़मीन के स्थान का चयन ऐसा करना चाहिए जहाँ पे कि जो ज़मीन की कीमत न्यूनतम हो, कम हो, साथ ही हमें पावर ट्रांसमिशन में भी सुविधाजनक रहना चाहिए। अगला बिंदु है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। शक्ति संयंत्र के लिए पानी का उपयोग कार्यकारी पदार्थ के रूप में भी लेते हैं, क्योंकि पानी से हमें वाष्प उत्पादित करते हैं। इसके अलावा वाष्प को संघनित करने के लिए कूलिंग वाटर का भी उपयोग करते हैं। पानी को संघनित करने पर सैद्धांतिक रूप से कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन हमें मेकअप वाटर की आवश्यकता होती है। साथ ही कंडेंसर के लिए भी बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर एश डिस्पोजल के लिए हाइड्रोलिक प्रणाली है तो उसके लिए भी बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए शक्ति संयंत्रों में जल स्रोत के निकट स्थापित करने चाहिए, ताकि प्रतिवर्ष आवश्यक मात्रा में पानी की पूर्ति हो सके। शक्ति संयंत्र के अलावा संयंत्र के लिए बड़ी टाउनशिप स्थापित करनी पड़ती है, तो उस टाउनशिप को भी जल की आपूर्ति करनी होती है। इसलिए पानी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है शक्ति संयंत्र के चयन में। 5वां बिंदु है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तापीय शक्ति संयंत्रों को स्थापित करने में परिवहन सुविधाएं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए शक्ति संयंत्र के निकट रेलवे लाइन उपलब्ध होनी चाहिए, जो ईंधन को लाने और शक्ति संयंत्र में स्थापित करने के लिए भारी मशीनों को लाने में सुविधा प्रदान करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम शक्ति संयंत्र को, तापीय शक्ति संयंत्र को कहीं ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन और मशीनों का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ेगा और मुश्किल होगा। तो अतः समतल स्थान पे या पठारी क्षेत्र में हम
शक्ति संयंत्र लगाना ज़्यादा उचित होगा, जहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है। इसके बाद में आता है एश डिस्पोजल फैसिलिटी। तापीय शक्ति संयंत्रों में कोयले के दहन से कोयले की लगभग 20 से 40% राख प्राप्त होती है। भारत में मिलने वाले कोयले की क्वालिटी गुणवत्ता कमज़ोर होती है, इसलिए और ज़्यादा मात्रा में राख उत्पन्न होती है। अगर हम 400 मेगावाट क्षमता के शक्ति संयंत्र की बात करें तो प्रति वर्ष 10 हेक्टेयर क्षेत्र आवश्यक होता है, जो मैंने पहले बताया था कि कुछ एकड़ से भी कहीं और ज़्यादा मात्रा होगी। 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होते हैं, तो ये 25 एकड़ के लगभग क्षेत्र एक वर्ष के लिए आवश्यक हो गया। अगर राख को लगभग 6.5 मीटर की ऊंचाई तक, यानी 20 से 25 फीट ऊंचाई तक डंप किया जाए तो इतना बड़ा क्षेत्र आवश्यक होता है। इसलिए एश हैंडलिंग की समस्या कोल हैंडलिंग से भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये गर्म स्थिति में बाहर आती है और यह हाईली कोरोजिव उच्च संक्षारण युक्त होती है। इसका वातावरण प्रदूषण पर प्रभाव मानव के स्वास्थ्य की तुलना में अधिक होता है। इसलिए एश को बड़ी मात्रा में डिस्पोजल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में शक्ति संयंत्र से पैदा होने वाली एश के सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग होने लग गया है। रोड्स में और सीमेंट प्रोडक्शन में एश को काम में लिया जाने लग गया है, जिससे इस समस्या का थोड़ा निदान हो पाया है। अन्यथा हमें एश डिस्पोजल के लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्थान की आवश्यकता रहती थी। 7वां बिंदु है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। शक्ति संयंत्र के बनाने के दौरान भी पर्याप्त मजदूरों की आवश्यकता होती है और उसके बाद में उसके ऑपरेशन में भी लेबर की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें शक्ति संयंत्र को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां पर कि हमें सस्ती दरों पर मजदूर उपलब्ध होते हों। 8वां बिंदु है साइज ऑफ द प्लांट। बड़े संयंत्रों की स्थिति में कोल की परिवहन लागत और वाटर को अधिक विचारा जाता है। इसलिए प्लांट को वहां स्थापित करना चाहिए जहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में हो और फ्यूल पिट हेड के रूप में उपलब्ध हो, तो कोयले के परिवहन के लिए रेल रोड स्लाइडिंग हो। इसलिए बड़े शक्ति संयंत्र का साइज छोटे शक्ति संयंत्र की तुलना में अधिक होता है और पर किलोवाट के लिए उसे 5 एकड़ जगह की आवश्यकता होती है। पर मेगावाट के लिए लगभग 5 एकड़ जगह, तो बहुत बड़ी मात्रा में जगह चाहिए होती है। इसलिए बड़े संयंत्र को स्थापित करते समय हमें जगह का, ट्रांसपोर्टेशन का, पानी का उसी तुलना में विचार करना पड़ता है। लोड सेंटर। शक्ति संयंत्रों को लोड सेंटर के पास में स्थापित करना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन लॉस कम से कम हो और शक्ति सप्लाई आसानी से हो सके। हालांकि सभी लोड्स को प्लांट के निकट या प्लांट को लोड्स के निकट नहीं स्थापित किया जा सके। शक्ति संयंत्र को लोड सेंटर के पास में स्थापित करने से हमें ट्रांसमिशन की लागत कम आती है। पब्लिक प्रॉब्लम। शक्ति संयंत्र से फ्लाई ऐश और हीट डिस्चार्ज और स्मोक से क्लेश कारक पदार्थ निकलते हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए और इन्हें कस्बे से दूर स्थापित करना चाहिए जिससे कि पब्लिक प्रॉब्लम नहीं हो। फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए भूमि की और अतिरिक्त भूमि रहना चाहिए
तो जहाँ पे अतिरिक्त भूमि होती है तो वो हमें एक और अतिरिक्त फायदा होता है। टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट की स्वीकृति भी इस उद्देश्य के लिए अर्बन एरिया में लेनी चाहिए। तो ये शक्ति संयंत्र के चुनाव के लिए, स्थान चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये कुछ रेफरेंस बुक्स। धन्यवाद।